नमस्ते, फैंटम दास्तान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, भोपाल गैस त्रासदी। नमस्ते। हाँ, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं है। ये आज भी मतलब हजारों जिंदगियों की एक हकीकत है। बिल्कुल, वो एक रात 1984 की जिसने एक पूरे शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। सही कहा। साल 1984, भोपाल शहर। 2 और 3 दिसंबर की वो रात, आधी रात के बाद का वक्त। और शहर के एक हिस्से पर जैसे मौत का साया मंडराने लगता है ना। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL, उसके कीटनाशक प्लांट से एक जहरीला बादल। हाँ, एक जहरीला बादल रिसना शुरू होता है। और ये कोई मामूली धुंध नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये थी मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC गैस। MIC कितना अंदाजा है? अंदाजा है कि करीब 40 टन जहरीली गैस हवा में फैली। 40 टन, बाप रे। और इसने शहर के लगभग, आप सोचिए, 40 वर्ग किलोमीटर इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। 40 वर्ग किलोमीटर। हाँ, खासतौर पर वो इलाके जो प्लांट के बिल्कुल पास थे, घनी आबादी वाली बस्तियां। जहां लोग सो रहे थे अपने घरों में, उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। और इसका असर भयानक। सरकारी आंकड़े भी देखें तो वो कहते हैं कि शुरुआती कुछ दिनों में ही करीब 3,800 लोग मारे गए। 3,800? और ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है ना, मतलब ऑफिशियल काउंट। हाँ, ये तो ऑफिशियल है। कई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका मानना है कि पहले 72 घंटों में ही 8,000 से 10,000 मौतें हो चुकी थी। 8 से 10,000 सिर्फ 3 दिन में? हाँ, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की तो बात ही अलग है। गैस से जुड़ी बीमारियां, उनसे सालों में माना जाता है 25,000 से ज्यादा जाने गई। 25,000? और करीब 5 लाख लोग इस जहर के असर में आए। ये आंकड़े सच में दिमाग सुन कर देते हैं। तो आज हम यहाँ सिर्फ इन आंकड़ों को दोहराने नहीं आए हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं, जो जानकारी है, हम कोशिश करेंगे कि उसकी मदद से इस भयानक रात की तह तक जाएं। बिल्कुल, कि असल में क्या हुआ था, क्यों हुआ, और कैसे छोटी छोटी लगने वाली लापरवाहियां एक इतनी बड़ी तबाही का कारण बन गई। हाँ, ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की कहानी नहीं लगती। इसमें कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस है, इंसानी त्रासदी है और एक गहरा अनसुलझा सा रहस्य भी है। इसे समझने के लिए मुझे लगता है पहले हमें उस वक्त के भोपाल को देखना होगा। 1984 का भोपाल कैसा था तब भोपाल? करीब 6-9 लाख की आबादी थी। एक तरफ ऐतिहासिक शहर, झीलें, वो सब, लेकिन दूसरी तरफ तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। और इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक चेहरा था ये यूनियन कार्बाइड प्लांट। हाँ, अमेरिकी कंपनी है यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, उसकी भारतीय सब्सिडियरी UCIL। 1969 में ये प्लांट लगा था। क्या बनाने के लिए? 7 नाम का एक कीटनाशक, पेस्टिसाइड। 7? और इसी 7 को बनाने के लिए इस्तेमाल होता था मिथाइल आइसोसाइनाइट, MIC। अच्छा, तो MIC रॉ मटेरियल जैसा था। हाँ, बिल्कुल। और प्लांट के आसपास का इलाका वो जानना जरूरी है। हाँ, कौन सी बस्तियां थीं? जयप्रकाश नगर, चोला कैंची, काजी कैंप, इस तरह की बस्तियां। ज्यादातर गरीब लोग, मजदूर वर्ग के लोग रहते थे, जो शायद फैक्ट्री में काम की उम्मीद में या आसपास काम मिलने की वजह से वहां बसे होंगे। बिल्कुल, रोजगार की तलाश में फैक्ट्री के पास आ बसे थे। तंग गलियां, घनी आबादी और बेसिक सुविधाओं की भी कमी थी। और ये बात भी तो है कि प्लांट शुरू में शायद शहर के बाहर था। हाँ, ये बात है। जब प्लांट शुरू हुआ 1969 में, तब वो शहर के बाहरी इलाके में माना जाता था। लेकिन शहर इतनी तेजी से फैला कि प्लांट आबादी के बीच आ गया। हाँ, बिल्कुल। लोग फैक्ट्री की दीवारों के एकदम पास, मतलब बिल्कुल सट कर झुग्गियां बनाकर रह रहे थे। और शायद उन्हें पता भी नहीं था कि अंदर कितनी खतरनाक चीज रखी है। शायद, बिल्कुल नहीं। और वो खतरनाक चीज थी MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये इतना घातक क्यों है? मतलब इसकी क्या खासियतें हैं? देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज समझना बहुत जरूरी है इस पूरी कहानी को समझने के लिए। पहली बात, ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक है, जहरीला। बहुत थोड़ी मात्रा भी जानलेवा हो सकती है। ओके। और दूसरी बात, ये पानी के साथ बहुत बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है। पानी के साथ? हाँ, जैसे ही पानी इसके संपर्क में आता है, एक जबरदस्त एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है और दबाव, प्रेशर तेजी से बढ़ता है। अच्छा। और ये वोलेटाइल भी है शायद, मतलब गैस बन जाता है आसानी से। बिल्कुल, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये आसानी से गैस बन जाता है और फिर वो जानलेवा बादल बना सकता है। और जो सबसे डराने वाली बात मुझे लगी थी बढ़ते हुए, कि ये हवा से भारी है। हाँ, ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल है, हवा से भारी। इसका जमीन पर क्या मतलब हुआ जब ये लीक हुई होगी?
इसका मतलब ये हुआ कि गैस ऊपर हवा में उड़कर फैलने के बजाय वो जमीन से चिपककर बहने लगी, जैसे कोई अदृश्य नदी हो, जहरीली नदी। बाप रे, गलियों में बहती हुई। हाँ, सोते हुए लोगों के घरों में खिड़की दरवाजों की नीचे से जहां से भी जगह मिली अंदर घुस गई और इसने सीधे फेफड़ों पर, आंखों की जो नाजुक म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं उन पर हमला किया, उन्हें जला दिया। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोते हुए लोगों पर ऐसा हमला। बिल्कुल। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि इतनी खतरनाक चीज को संभालने में इतनी लापरवाही कैसे हुई? क्या यूनियन कार्बाइन को पता नहीं था ये सब? सोर्सेस क्या कहते हैं? सोर्सेस तो यही इशारा करते हैं कि ये लापरवाही कोई अचानक एक दिन में नहीं हुई, एक पैटर्न था। यूनियन कार्बाइड का जो भारतीय ऑपरेशन था उसमें मुनाफा, प्रॉफिट घट रहा था। अच्छा। और कॉस्ट बचाने के लिए, खर्चे कम करने के लिए सेफ्टी से सीधा सीधा समझौता किया जा रहा था। किस तरह के समझौते? जैसे कि स्टाफ में भारी कटौती, जैसे जो मेंटेनेंस टीम थी उसे 12 लोगों से घटाकर 6 कर दिया गया। आधा? हाँ, और जिस यूनिट में सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत थी वहां ऑपरेटर 12 से घटाकर 6 कर दिए गए। सोचिए, आधे लोग उस जहर को हैंडल कर रहे थे। ट्रेनिंग का क्या? क्या स्टाफ ट्रेन था? ट्रेनिंग भी आधी अधूरी कर दी गई थी। रिपोर्ट्स हैं कि 6 महीने की जो जरूरी ट्रेनिंग होती थी उसे घटाकर सिर्फ 15 दिन का कर दिया गया था। 15 दिन? MIC जैसी चीज के लिए? हाँ, कई नए कर्मचारियों को MIC के खतरों का या इमरजेंसी में क्या करना है उसकी पूरी जानकारी ही नहीं थी। और ये भी बातें सामने आईं कि जरूरी सेफ्टी इक्विपमेंट खराब पड़ी थे और उन्हें ठीक भी नहीं कराया जा रहा था। मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं था। और स्टोर कैसे कर रहे थे MIC को? इसमें भी कुछ गड़बड़ थी? ये शायद सबसे चौंकाने वाली बात है। कंपनी के अपने सेफ्टी गाइडलाइंस थे। वो कहते थे कि MIC को छोटे टैंक्स में स्टोर करना चाहिए। छोटे टैंक्स में? हाँ, लेकिन भोपाल प्लांट में शायद आसानी के लिए या लागत बचाने के लिए इसे बहुत बड़े 15,000 गैलन के भीमकार टैंकों में रखा जा रहा था। टैंक E610, E611, E619। 15,000 गैलन। और अमेरिका में क्या पॉलिसी थी? अमेरिका में उनकी अपनी पॉलिसी इसकी इजाजत नहीं देती थी। क्या मतलब? भारत के लिए अलग नियम, अमेरिका के लिए अलग? साफ तौर पर डबल स्टैंडर्ड्स थे। यहाँ कमजोर नियम थे या एनफोर्समेंट ढीला था तो उसका फायदा उठाया गया। प्रॉफिट ओवर पीपल वाली बात साफ दिखती है यहाँ। बिल्कुल। तो ये तो हो गई लापरवाही की परतें, लेकिन सेफ्टी सिस्टम्स भी तो होंगे, उनका क्या हुआ? हाँ, यहीं पर कहानी और भी ज्यादा परेशान करने वाली हो जाती है। ऐसा लगता है कि एक एक करके हर सेफ्टी सिस्टम को बेकार कर दिया गया था, जैसे जानबूझकर। कौन कौन से सिस्टम थे और क्या हुआ उनके साथ? पहला और शायद सबसे अहम, रेफ्रिजरेशन यूनिट। MIC को बहुत ठंडा रखना जरूरी था, करीब 0 डिग्री सेल्सियस पर, ताकि वो स्टेबल रहे, ज्यादा रिएक्टिव ना हो। हाँ, ये तो जरूरी होगा। लेकिन ये पूरा सिस्टम बिजली का बिल बचाने के लिए त्रासदी से 5 महीने पहले ही बंद कर दिया गया था। 5 महीने पहले? आप मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फैक्ट है। MIC को 15-20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जा रहा था, जो उसे और ज्यादा अनस्टेबल और खतरनाक बना रहा था। ये तो मतलब एक टाइम बॉम्ब तैयार किया जा रहा था जानबूझकर। अगला सिस्टम कौन सा था? वेंट गैस स्क्रबर। इसका काम था कि अगर कोई गैस लीक हो तो उसे हवा में छोड़ने से पहले न्यूट्रलाइज करे, मतलब बेअसर कर दे। ठीक है। लेकिन ये सिस्टम उस रात स्टैंड बाय मोड पर था। स्टैंड बाय पर? क्यों? बस स्टैंड बाय पर था, और अगर चालू होता भी तो वो इतने बड़े लीक को संभालने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो असल लीक का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही हैंडल कर सकता था, मतलब प्रैक्टिकली यूजलेस था उस स्थिति में। यानी नाम का सेफ्टी सिस्टम था बस। और फ्लेयर टावर, वो क्या होता है? फ्लेयर टावर एक तरह की इमरजेंसी चिमनी होती है। अगर जहरीली गैस लीक हो तो ये उसे बहुत ऊंचाई पर ले जाकर जला देती है ताकि जहर खत्म हो जाए। अच्छा, तो ये काम कर रहा था? नहीं, ये सिस्टम भी मेंटेनेंस के लिए खोल दिया गया था और बंद पड़ा था। पाइपलाइन कटी ही थी, और अगर चालू होता भी तो वो भी इतने बड़े पैमाने पर निकल रही गैस को जलाने में सक्षम नहीं था। साइज ही छोटा था। कमाल है। और कोई सिस्टम? हाँ, एक वाटर कर्टन था। पानी के फव्वारे छोड़े जाते हैं, स्प्रे किया जाता है ताकि गैस भारी होकर नीचे बैठ जाए। हाँ, ये तो मैंने देखा है कहीं। लेकिन ये फव्वारे सिर्फ 40-50 फीट की ऊंचाई तक ही पानी फेंक सकते थे। और गैस कहाँ से निकल रही थी? गैस 120 फीट ऊंची चिमनी से निकल रही थी, तो ये पानी वहां तक पहुंच ही नहीं रहा था। ये भी नाकाफी था। तो मतलब रेफ्रिजरेशन बंद, स्क्रबर्स स्टैंड बाय पर और नाकाफी, फ्लेयर टावर बंद और छोटा, वाटर कर्टन पहुंच से बाहर, एक एक करके सब फेल। सब या तो बंद या खराब या अंडर डिजाइंड। ये सिर्फ लापरवाही नहीं लगती, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस लगता है। सही कहा।
और सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात वो अलार्म वाली है। पब्लिक अलार्म सिस्टम, हाँ, जो आसपास की बस्तियों को चेतावनी देता, उसे क्यों बंद रखा? उसे घंटों तक जानबूझकर बंद रखा गया। कंपनी की तरफ से जो वजह बताई गई वो ये थी कि लोगों में पैनिक ना फैले। पैनिक ना फैले या कंपनी की पोल न खुले। हजारों जाने दांव पर लगा दी इस फैसले ने। बिल्कुल, नतीजा तो यही निकला। अब आते हैं उस रात पर, 2 दिसंबर 1984। हाँ, रात करीब 10:30 बजे टैंक नंबर E610, जिसमें करीब 42 टन MIC भरी हुई थी, वही बड़ा वाला टैंक। हाँ, उसमें किसी तरह पानी घुस जाता है। पानी कैसे? मतलब इतनी सिक्योर जगह में पानी कैसे जा सकता है? यहीं पर थोड़ी मिस्ट्री है। ऑफिशियल जांच रिपोर्ट कहती है कि पास की कुछ पाइपलाइनों की सफाई चल रही थी और पानी लीक होकर एक खराब वॉल्व के जरिए टैंक में चला गया। अच्छा, तो एक खराब वॉल्व? हाँ, ये ऑफिशियल वर्जन है। लेकिन कुछ मजदूरों ने बाद में कहा कि शायद ये सैबोटाज था या किसी ने जानबूझकर पानी का कनेक्शन जोड़ा था। यूनियन कार्बाइड ने तो बाद में ये भी कहा कि किसी डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉई ने ये किया होगा। मतलब अपनी गलती मानने की बजाय दूसरों पर डालना। हाँ, वो क्लासिक कॉर्पोरेट तरीका। खैर, असली वजह चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही था, भयानक। क्या हुआ जब पानी और MIC मिले? आपने बताया था वो वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। हाँ, वो विनाशकारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू हो गया। टैंक के अंदर का तापमान, टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा, 200 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला गया। 200 डिग्री? हाँ, और दबाव, प्रेशर, वो भी रॉकेट की तरह बढ़ा। तो क्या टैंक फट गया? टैंक नहीं फटा, लेकिन उसका सेफ्टी वॉल्व फट गया। दबाव इतना ज्यादा हो गया कि वो झेल नहीं पाया। रात करीब 12:30 बजे, यानी अब 3 दिसंबर शुरू हो चुका था, हाँ, वो सेफ्टी वॉल्व फट गया। हाँ। और MIC गैस उन बेकार पड़े सेफ्टी सिस्टम्स, स्क्रबर, फ्लेयर टावर से होती हुई सीधे भोपाल की हवा में फैलने लगी। कितनी देर तक ये जहर कितनी देर तक निकलता रहा? करीब 2 घंटे तक लगातार। 2 घंटे? हाँ, और जैसा हमने कहा, गैस हवा से भारी थी तो वो जमीन से चिपक कर फैलती गई। हाँ। उस रात मौसम भी ठंडा था और एक टेम्परेचर इन्वर्शन लेयर बनी हुई थी। इन्वर्जन लेयर वो क्या होती है? मतलब ठंडी हवा की एक परत जमीन के पास जमा हो जाती है और ऊपर की हवा गर्म होती है। इससे नीचे की हवा ऊपर नहीं उठ पाती, तो गैस ऊपर फैलने के बजाय जमीन के पास ही फंसी रह गई और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गई होगी। बिल्कुल, और वो जहरीला बादल गलियों में, घरों में फैलता गया। लोगों ने क्या महसूस किया होगा उस वक्त? जो बच गए उन्होंने क्या बताया? उनके अनुभव रूह कंपा देने वाले हैं। हाँ। लोगों की नींद खुली तो उनकी आंखों में, गले में, सीने में जैसे आग लगी हुई थी। सांस लेना दूभर हो गया था, जैसे कोई गला घोंट रहा हो। ओह। एक सर्वाइवर ने कहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं सूखी जमीन पर डूब रहा हूं। किसी और ने कहा, जैसे हम आग में सांस ले रहे थे। और फौरन लक्षण क्या थे? इमीडिएट सिम्टम्स? भयानक खांसी जो रुक नहीं रही थी, सीने में जोर का दर्द, दम घुटना, आंखों में इतनी जलन कि दिखना बंद हो गया। कई लोग तो हमेशा के लिए या कुछ हद तक अंधे हो गए। उल्टियां होना, खून की उल्टियां होना, त्वचा का जल जाना, डिसओरिएंटेशन, मतलब समझ नहीं आना कि क्या हो रहा है, कहाँ है, बेहोशी, कन्वल्जन्स यानी दौरे पड़ना। ये एक जीता जागता नाइटमेयर था। फिर तो जाहिर है भगदड़ मची होगी, लोग भागे होंगे जान बचाने के लिए। हाँ, भयानक भगदड़। हजारों लोग जैसे थे रात के कपड़ों में, कई तो नंगे पैर, अपने घरों से भागे। सड़कों पर बिल्कुल केओस था, अफरा तफरी। लोग बच्चों को लेकर भाग रहे होंगे। हाँ, माँ बाप बच्चों को लेकर भाग रहे थे, बुजुर्ग पीछे छूट रहे थे, जो गिरा वो भीड़ में कुचला गया। और सबसे दुख की बात यह कि उन्हें पता ही नहीं था कि किधर जाना है, किधर सुरक्षा है। बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन का पूरी तरह से ब्लैकआउट था। कोई चेतावनी नहीं, कोई दिशा निर्देश नहीं। कई लोग घबराहट में गलत दिशा में भाग गए, या तो फैक्ट्री की तरफ या उसी जहरीले बादल में और गहरे। हो नो। हजारों परिवार बिछड़ गए उस रात, बच्चे माँ बाप से, माँ बाप बच्चों से। बच्चे सबसे ज्यादा वल्नरेबल थे। एक तो जमीन के ज्यादा करीब थे, जहां गैस ज्यादा थी, दूसरे उनके फेफड़े छोटे थे। और बुजुर्ग, बीमार लोग। हाँ, बुजुर्ग, बीमार, गर्भवती महिलाएं। तबाही तो सबके लिए थी, लेकिन गरीबों के लिए शायद सबसे ज्यादा, क्योंकि उनके पास भागने के साधन भी कम थे और उनके घर भी ज्यादा सुरक्षित नहीं थे। और शहर का मेडिकल सिस्टम, अस्पताल, उन्होंने कैसे संभाला इस सबको? वो पूरी तरह से चरमरा गया, कोलैप्स हो गया। भोपाल के अस्पताल इतनी बड़ी और इस तरह की इमरजेंसी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हजारों मरीज पहुंच गए होंगे एक साथ। हाँ, हजारों लोग ऐसे लक्षणों के साथ पहुंचे जिन्हें डॉक्टर पहले कभी देखे ही नहीं थे। समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या है, इसका इलाज क्या है। और यहाँ यूनियन कार्बाइड की भूमिका और भी ज्यादा शर्मनाक हो जाती है। उन्होंने क्या किया?
क्या उन्होंने मदद की, बताया कि ये क्या जहर है? उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। कंपनी ने MIC की जहरीली प्रकृति, उसकी टॉक्सिसिटी या उसके सही इलाज के बारे में डॉक्टरों को पूरी और सही जानकारी देने से मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? इसे ट्रेड सीक्रेट बताया गया, व्यापार का रहस्य। सोचिए, हजारों लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, और कंपनी अपनी जानकारी छुपा रही है ट्रेड सीक्रेट के नाम पर। ये तो अमानवीय है। मतलब लोगों के जान से ज्यादा जरूरी उनका ट्रेड सीक्रेट था। यही तो सवाल उठता है। अस्पतालों में कुछ ही घंटों में बेड्स खत्म हो गए, ऑक्सीजन खत्म हो गई, जरूरी दवाएं खत्म हो गई। डॉक्टर बस अंदाजे से इलाज कर रहे थे, जो लक्षण दिख रहे थे उन्हें कम करने की कोशिश कर रहे थे। और लाशों का क्या हुआ होगा? मॉर्ग्स, मुर्दा घर घंटों में भर गए। लाशें रखने की जगह नहीं बची। उन्हें अस्पतालों के बरामदों में, सड़कों पे, पार्कों में रखना पड़ा। लोग बदहवास हालत में अपने खोए हुए लोगों को उन लाशों के ढेरों में ढूंढ रहे थे। मंजर भयानक था। जो मौतों के आंकड़े हैं, उनमें इतना फर्क क्यों है? मतलब सरकारी 3,800 और गैर सरकारी 8-10,000 या उससे भी ज्यादा, ये फर्क क्यों? इसके कई कारण हैं। एक तो कियोस इतना ज्यादा था कि सही गिनती करना मुश्किल था। कई लाशें तो कभी मिली ही नहीं या उनकी पहचान ही नहीं हो पाई। और रिकॉर्ड्स की भी कमी रही होगी। बिल्कुल, खासकर गरीब बस्तियों में रहने वालों का कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं था। कई सामूहिक दाह संस्कार और दफन हुए बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। और सबसे बड़ी बात, मौतें तो सिर्फ उन शुरुआती दिनों में नहीं हुई, मौतें तो सालों तक होती रहीं, गैस से जुड़ी बीमारियों के कारण। तो असल आंकड़ा शायद कभी पता नहीं चलेगा। और जो लोग बच गए, उनकी जिंदगी कैसी रही? उन्हें कई बार जिंदा लाशें भी कहा जाता है। क्यों? ये बहुत दुखद शब्द है, लेकिन ये उनकी हालत बयां करता है। क्योंकि MIC का जहर उनके शरीर में रह गया। उसने लॉन्ग टर्म डैमेज किया, जो शायद कभी ठीक नहीं हुआ। सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा? फेफड़ों पर? हाँ, श्वसन प्रणाली, रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। हजारों लोगों को क्रॉनिक बीमारियां हो गई, जैसे COPD, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, जिसमें फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, सांस लेने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, बार बार इन्फेक्शन होते हैं, TB का खतरा बढ़ जाता है। और आंखों का क्या? आपने बताया था जलन हुई थी। हाँ, हजारों लोग आंशिक या पूरी तरह से अंधे हो गए। क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस, आंखों में लगातार जलन, पानी आना, मोतियाबिंद, ये सब बहुत आम हो गया। और क्या असर हुए? दिमाग पर, नर्वस सिस्टम पर? हाँ, न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल समस्याएं भी बहुत देखी गईं। याददाश्त में कमी, मेमोरी लॉस, नर्व डैमेज जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब बहुत कॉमन था उन लोगों में जिन्होंने वो रात देखी थी। औरतों और बच्चों पर इसका क्या असर हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बहुत गहरा असर पड़ा। महिलाओं में गर्भपात की दर बहुत बढ़ गई, मृत बच्चे पैदा होने, स्टिल बर्थ्स के मामले बढ़ गए, जन्मजात विकृतियां, कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस भी आम हो गईं, मासिक धर्म में अनियमितताएं देखी गई। और सबसे डरावना सवाल ये है कि क्या ये जहर अगली पीढ़ी में भी गया? क्या जेनेटिक डैमेज हुआ? क्या दूसरी पीढ़ी में, मतलब उन बच्चों में जो बाद में पैदा हुए, उनमें भी असर दिखे? हाँ, और ये शायद इस त्रासदी की सबसे दर्दनाक सच्चाई है जो आज भी जारी है। जो बच्चे गैस प्रभावित माता पिता के यहाँ पैदा हुए, उनमें फिजिकल डिफॉर्मिटीज, सीखने में दिक्कतें, लर्निंग डिसेबिलिटीज, सेरिब्रल पॉल्सी और शारीरिक विकास में रुकावट, स्टंटेड ग्रोथ की दरें असामान्य रूप से ज्यादा पाई गई। तो ये जेनेटिक डैमेज है या फिर उस माहौल का असर जिसमें वो रह रहे हैं? इस पर बहस चलती है। क्या ये सीधे तौर पर जेनेटिक है या फिर लगातार उस जहरीले पर्यावरण में रहने का, जहरीला पानी पीने का असर है? शायद दोनों का मिला जुला असर हो। लेकिन नतीजा ये है कि इन बच्चों की जिंदगी बहुत मुश्किल है। उन्हें जिंदगी भर इलाज और देखभाल की जरूरत पड़ती है। और जो पहली पीढ़ी के पीड़ित हैं, वो भी तो आज तक झेल रहे होंगे। बिल्कुल, उन्हें जिंदगी भर दवाएं लेनी पड़ती हैं, महंगा इलाज कराना पड़ता है। उनकी जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हैं और कई पीड़ित तो आज भी इतने बीमार हैं कि कोई काम नहीं कर सकते। गरीबी और बीमारी के एक दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। ये त्रासदी सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं रही। उस फैक्ट्री का क्या हुआ जहां से ये सब शुरू हुआ? वो फैक्ट्री, वो जगह खुद एक और डिजास्टर जोन बन गई। एक ऐसी आपदा जो आज तक कायम है। यूनियन कार्बाइड ने प्लांट बंद किया और एक तरह से वो भाग गए।
और पीछे क्या छोड़ गए? जिनमें कोई लाइनिंग नहीं थी, तो जहर सीधे जमीन में रिसता रहा और जमीन में दबा हुआ बहुत सारा टॉक्सिक वेस्ट। किस तरह का जहर है वहाँ, क्या पता चला है? बहुत तरह के खतरनाक केमिकल्स, हैवी मेटल्स जैसे पारा, मर्क्यूरी, सीसा, लेड, क्रोमियम, कीटनाशक और उनके बाई प्रोडक्ट्स, क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कई ऐसे पदार्थ जो कैंसर पैदा करते हैं, कार्सिनोजेंस। और इसका सबसे बुरा असर कहाँ हुआ इस जहर का? ये जहर धीरे धीरे रिस कर जमीन के नीचे पानी में मिल गया, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। और यही वो पानी है जिस पर आसपास की बस्तियां पीने के लिए, इस्तेमाल के लिए निर्भर हैं। ओह, तो लोग जहरीला पानी पी रहे हैं? हाँ, दशकों से। टेस्ट्स में पानी में कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, भारी धातुओं जैसे जहरों की मात्रा सुरक्षित सीमा, सेफ लिमिट से सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा पाई गई है। इसका क्या असर हो रहा है लोगों पर? कैंसर के मामले बढ़े हैं, त्वचा रोग, जन्मजात विकृतियां और खासकर बच्चों में विकास संबंधी समस्याएं बहुत ज्यादा देखी जा रही हैं। ये एक धीमी मौत जैसा है। तो क्या उस साइट की सफाई नहीं हुई? इतने साल हो गए, 40 साल। कोशिशें हुई, अदालती आदेश भी आए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि प्रभावी असरदार सफाई कभी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? यूनियन कार्बाइड और बाद में 2001 में उसे खरीदने वाली कंपनी डाउ केमिकल, वो लगातार जिम्मेदारी से बचते रहे, कानूनी दांव पेश का इस्तेमाल करते रहे। डाउ ने तो साफ कहा कि हमने यूनियन कार्बाइड के एसेट्स खरीदे हैं, उसकी लायबिलिटी नहीं। मतलब भोपाल की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हाँ, उनका यही स्टैंड रहा। भारत सरकार की कोशिशें भी कह सकते हैं अपर्याप्त रहीं या उनमें तालमेल की कमी रही। नतीजा यह है कि वो साइट आज भी वैसी ही जहरीली है, भोपाल के सीने पर एक नासूर की तरह। और इंसाफ, जस्टिस, इतने बड़े हादसे के लिए, इतनी मौतों के लिए जिम्मेदार कौन ठहराया गया? क्या किसी को सजा मिली? इंसाफ की कहानी शायद इस पूरी त्रासदी का सबसे शर्मनाक, सबसे दुखद पहलू है। क्या हुआ था कानूनी कार्रवाई में? यूनियन कार्बाइड कंपनी और उसके अमेरिकी सीईओ वॉरेन एंडरसन पर शुरुआत में गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस दर्ज हुआ था। हाँ, एंडरसन का नाम तो सुना है। एंडरसन दिसंबर 1984 में भोपाल आया भी, उसे गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर उसे जमानत मिल गई और वो एक सरकारी प्लेन में बैठकर दिल्ली और फिर अमेरिका भाग गया। भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया? कभी नहीं। भारत सरकार ने कई बार कोशिश की उसे एक्स्ट्राडाइट करने की, अमेरिका से वापस लाने की, लेकिन अमेरिकी सरकार ने हमेशा मना कर दिया। 2014 में वॉरेन एंडरसन की मौत हो गई, बिना कभी भारत में मुकदमे का सामना किए, बिना सजा भुगते। ये तो न्याय का मजाक लगता है। और जो भारतीय अधिकारी थे यूसीआईएल के, उनका क्या हुआ? उनके खिलाफ मुकदमा चला, लेकिन बहुत लंबा चला। 26 साल बाद 2010 में जाकर फैसला आया। 26 साल? हाँ, और तब तक जो शुरू में गैर इरादतन हत्या का चार्ज था, उसे घटाकर लापरवाही से मौत, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस कर दिया गया था। ये बहुत हल्का चार्ज है। तो सजा क्या मिली? 8 पूर्व भारतीय अधिकारियों को दोषी पाया गया। सजा मिली सिर्फ 2 साल कैद और लगभग $2000, उस समय के हिसाब से करीब 1 लाख रुपए का जुर्माना। सिर्फ 2 साल, इतनी मौतों के लिए? हाँ, और उनमें से ज्यादातर तुरंत जमानत पर रिहा हो गए, कभी शायद एक दिन भी जेल नहीं गए। और अब वो सभी 8 लोग मर चुके हैं। तो असल में किसी भी बड़े अधिकारी को, चाहे वो अमेरिकी हो या भारतीय, इस हादसे के लिए कोई ठोस सजा नहीं मिली। यूनियन कार्बाइड कंपनी पर भी कभी असरदार मुकदमा चला ही नहीं। और मुआवजे का क्या हुआ? कॉम्पेंसेशन, क्या पीड़ितों को कुछ मिला? हाँ, मुआवजा मिला, लेकिन वो भी एक विवादास्पद कहानी है। 1989 में भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड के बीच एक समझौता हुआ, कोर्ट के बाहर। कितना मुआवजा दिया कंपनी ने? कंपनी ने $470 मिलियन दिए। ये रकम भारत सरकार की जो ओरिजिनल मांग थी, करीब $3 बिलियन, उसके आधे से भी बहुत कम थी। $470 मिलियन। ये प्रति पीड़ित कितना बनता था लगभग? अगर आप 5 लाख से ज्यादा पीड़ितों में बांटे तो औसतन $500 से $1000 प्रति व्यक्ति पड़ा। किसी को थोड़ा ज्यादा, किसी को कम। $500 जिंदगी भर की बीमारियों, तकलीफों, अपनों को खोने के लिए? हाँ, ये बिल्कुल नाकाफी था। इसे ब्लड मनी कहा गया। और इस समझौते की एक और शर्त थी जिसने यूनियन कार्बाइड को भविष्य की सभी सिविल लायबिलिटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया। मतलब अब उन पर और कोई मुआवजे का दावा नहीं हो सकता था। तो एक तरह से कंपनी ने पैसे देकर अपना पीछा छुड़ा लिया? काफी हद तक यही हुआ। और जो मुआवजा मिला भी, उसे बांटने का प्रोसेस बहुत धीमा था, ब्यूरोक्रेटिक था, उसमें भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। बहुत से असली योग्य पीड़ितों तक या तो मुआवजा पहुंचा ही नहीं
या बहुत कम पहुंचा या बहुत देर से पहुंचा। तरफ से अन्याय लगता है। तो अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये सब हुआ क्यों, मतलब रूट कॉज क्या थे। जैसा हमने कहा, ये कोई एक कारण नहीं था, ये एक मल्टी लेयर्ड फेलियर था। कई स्तरों पर विफलता थी। सबसे पहले तो शायद कॉर्पोरेट लालच और लापरवाही। हाँ बिल्कुल, कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस सबसे बड़ा फैक्टर था। मुनाफे को सुरक्षा पर प्राथमिकता देना, भारत जैसे देश में दोयम दर्जे के कमजोर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अपनाना, जो चेतावनियां मिल रही थीं उन्हें नजरअंदाज करना, जानकारी छुपाना। दूसरा, सरकारी तंत्र की विफलता, रेगुलेटरी फेलियर। हाँ, सरकारी एजेंसियों का ढीला रवैया, इंस्पेक्शन ठीक से ना होना या शायद दिखावे के लिए होना, नियमों का सख्ती से पालन न करवाना, हो सकता है राजनीतिक दबाव भी रहा हो। और शहर की प्लानिंग की भी गलती थी। बिल्कुल, अर्बन प्लानिंग की बड़ी विफलता। इतने खतरनाक प्लांट के इतने पास घनी बस्तियों को बसने क्यों दिया गया? कोई इफेक्टिव इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान क्यों नहीं था? और एक बात जो साफ दिखती है वो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। हाँ, ये एनवायरमेंटल इनजस्टिस का एक क्लासिक केस है, पर्यावरणीय अन्याय, जहां सबसे गरीब, सबसे कमजोर तबका, जिसकी आवाज सबसे कम सुनी जाती है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। उनके पास ना तो जानकारी होती है, न साधन, न राजनीतिक पहुंच। क्या इस इतनी बड़ी त्रासदी से दुनिया ने या भारत ने कोई सबक सीखा? क्या कुछ बदला इसके बाद? कुछ बदलाव तो हुए। इंडस्ट्रियल सेफ्टी को लेकर नियम कई देशों में सख्त किए गए। भारत में भी पर्यावरण और सुरक्षा कानूनों में बदलाव आए। राइट टू नो जैसे कानून बने, जिससे लोगों को ये जानने का हक मिला कि उनके आसपास की फैक्ट्रियों में क्या खतरनाक चीजें हैं। लेकिन क्या ये काफी है? हादसे तो अब भी होते हैं। हाँ, हादसे अब भी होते हैं। और जो बड़ा सवाल है कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी का, खासकर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की जिम्मेदारी का, जब वो दूसरे देशों में ऑपरेट करते हैं, वो सवाल आज भी पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। डाउ केमिकल का भोपाल की जिम्मेदारी से साफ बच निकलना इसका सबसे बड़ा सबूत है। और भोपाल के पीड़ितों का संघर्ष वो आज भी जारी है। हाँ, उनका संघर्ष आज 40 साल बाद भी जारी है। कई एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं, जैसे भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन, BGI, इंटरनेशनल कैंपेन फॉर जस्टिस इन भोपाल, ICJB, और दूसरे कई संगठन और व्यक्ति। वो किस लिए लड़ रहे हैं अब? वो आज भी लड़ रहे हैं बेहतर और अतिरिक्त मुआवजे के लिए, उस जहरीली साइट की पूरी और सही सफाई के लिए, डाउ केमिकल और यूनियन कार्बाइड की जवाबदेही तय करने के लिए, पीड़ितों और उनकी अगली पीढ़ी के लिए बेहतर और मुफ्त मेडिकल केयर के लिए, उनके पुनर्वास के लिए। ये याद दिलाता है कि न्याय की लड़ाई कितनी लंबी, कितनी मुश्किल और कितनी जरूरी होती है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि भोपाल सिर्फ एक रात का हादसा नहीं था, ये बहुत कुछ और था। नहीं, ये सिर्फ एक हादसा या दुर्घटना नहीं थी। ये लालच, लापरवाही, उदासीनता और पूरी व्यवस्था की विफलता का एक भयानक नतीजा था, जिसकी कीमत आम बेकसूर लोगों ने अपनी जान देकर, अपनी सेहत खोकर और अपनी आने वाली पीढ़ियों की सेहत से चुकाई है। और 40 साल बाद भी जख्म शायद उतने ही हरे हैं। जमीन जहरीली है और असली गुनहगार आजाद हैं या बिना सजा पाए मर गए। हाँ, ये कहानी हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि हम विकास की अंधी दौड़ में इंसानी जिंदगी और पर्यावरण की कितनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार हैं। और बड़ी कॉर्पोरेशंस की, बड़ी कंपनियों की जवाबदेही कैसे तय की जाए ताकि वो मुनाफे के लिए जिंदगियों से खिलवाड़ ना कर सकें। ये सवाल आज भी उतने ही, बल्कि शायद और ज्यादा रेलेवेंट है। बिल्कुल। जब तक पीड़ितों को पूरा न्याय नहीं मिलता, उनकी आवाज अनसुनी रहती है, और जब तक उस जहरीली जमीन की पूरी सफाई नहीं हो जाती, तब तक भोपाल की कहानी खत्म नहीं होगी। सही कहा। ये इतिहास नहीं, ये एक जारी त्रासदी है, एक ऑनगोइंग अट्रॉसिटी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको आज का रहस्य पसंद आया होगा। ऐसी और बातों के लिए हमारे चैनल फैंटम दास्तान को सब्सक्राइब करें।